काली फौजी बहू से धोखा। क्या हुआ माँ? आप मुझसे नाराज हो क्या? नहीं मेरी बिटिया, हम काहे नाराज होंगे तुमसे। माँ, तो क्या पिताजी हमसे नाराज हैं? देखो बिटिया, तुहार पिताजी तुमका पढ़ाई लिखाई करवाई और तुमका इस काबिल बनाई। अब तुम ही हमका बताओ, जब ओका इतना कछु करने के बाद भी इच्छा पूरी ना हो पाई तो उनका नाराज होना तो बनता है ना बिटिया। लेकिन माँ, इसमें हमारी क्या गलती है? पिताजी हमारी शादी धूमधाम से करवाना चाहते हैं, लेकिन कोई भी हमें अपने घर की बहू बनाना चाहता ही नहीं, क्योंकि हम बहुत काले हैं। ललिता कुछ कह पाती उससे पहले वहां तेजा के पिता मनोहर आ जाते हैं। तेजा बिटिया, अरे देखो, हम तुहार लाई एक बहुत बढ़िया क्रीम लाए हैं। इसको लगाते ही तुहार आई काली चमड़ी जो है गोरी चमड़ी में बदल जाएगी और तुहार लाई बहुत से रिश्ते आने भी शुरू हो जाएंगे। इका रात को लगा के सो जाना। मनोहर अपनी बेटी को गोरे होने की क्रीम देकर जाता है, जिससे तेजा अपने कमरे में लेकर जाती है और रात को सोने से पहले लगाती है। शीशे में क्रीम लगाते हुए तेजा खुद से रोते हुए कहती है, हे भगवान, आपने मुझे इतना काला क्यों बनाया? काश मैं गोरी होती तो मेरे माता पिता को मेरे गोरे होने की इतनी चिंता न होती। तेजा बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। वो हमेशा काले रंग को लेकर सुना करती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक हफ्ते बाद जब उसे लड़के के घर वाले देखने आते हैं तो उसके चेहरे पर बहुत सारे दाने निकल कर आ जाते हैं, जिसे देखकर मनोहर अपनी बेटी से कहता है, ई लो, यही देखने को रह गया था। तुहार बिटिया एक तो कल्लू, ई देखो मुखड़ा बिगाड़ लिया। हमका समझ नहीं आवत है। अच्छा होता कि हमका कोई लड़की पैदा ही नहीं होती। आपन बिटिया लाई का बोल रहे हो? ऊ तो वही क्रीम लगाई थी जो आपने दी थी बिटिया को। ई सब ऊ का ही किया धरा है। नहीं, लड़की में ही खोट बा। ई हमार बिटिया हो ही नहीं सकत है। मनोहर गुस्से से अपनी बेटी का हाथ पकड़ता है और उसे घर से बाहर निकाल देता है। नहीं रह सकती हो तुम बिटिया घर में, अब तो हार हमसे कौन नाता नहीं है। ऐसा कहकर मनोहर रोते हुए अपने घर का दरवाजा बंद कर देता है। पिताजी, दरवाजा खोलिए ना। पिताजी, आप अपनी बेटी को घर से बाहर कैसे निकाल सकते हो? पिताजी, दरवाजा खोल दीजिए पिताजी। तेजा को दरवाजे पर खड़े खड़े बहुत देर हो जाती है, जिसके बाद वो बेचारी वहां से चली जाती है और चलते चलते एक जंगल में पहुंच जाती है और एक नदी किनारे बैठकर वो एक बड़े से पेड़ के नीचे फूट फूट कर रोने लगती है। क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? क्यों? मैं पढ़ी लिखी हूँ, समझदार हूँ, फिर भी मेरे पिता ने मुझे मेरे काले रंग की वजह से घर से निकाल दिया। क्यों भगवान, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? तेजा पेड़ के नीचे बैठकर बहुत रोती है। तभी उसे किसी के दर्द में कराहने की आवाज आती है। अरे ये क्या? ये किसकी आवाज आ रही है मुझे? तेजा वहां से उठकर यहाँ वहां देखने लगती है। तभी उसे एक लड़का जंगल में घायल नजर आता है। हे भगवान, ये इन्हें क्या हो गया है? लगता है किसी ने आई को मारा पीटा और यहाँ फेंक दिया। तेजा उस लड़के को अपना सहारा देकर पेड़ के नीचे लेकर जाती है और वहां पर उसके जख्मों से निकल रहे खून को साफ करती है। जिसके बाद वो जंगल से कुछ जड़ी बूटी इकट्ठी करती है और उसे उसके जख्मों पर लगा देती है। अगले दिन सुबह उस लड़के को होश आता है। मैं कहाँ हूँ? कौन हो तुम? तेजा उससे उसकी हालत के बारे में सब कुछ बताती है और किस तरह से उसने उसकी मदद की वो भी बताती है। तुमने मेरी मदद की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल मैं बहुत ज्यादा शराब पीने लगा था, जिसके चलते मैंने कई लोगों से उधार भी ले लिया था। उन्होंने ही मेरी ये हालत कर दी थी। तरुण तेजा को अपने बारे में बताता है, जिसके बाद वो दोनों कुछ दिन जंगल में ही एक झोपड़ी बनाकर रहते हैं। इस बीच तरुण को तेजा से प्यार हो जाता है और वो दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। मैं अपने माता पिता का आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। चलिए ना, एक बार मेरे माता पिता का आशीर्वाद लेने उनके पास चलते हैं। तेजा की बात तरुण मान लेता है, जिसके बाद वो उसके साथ उसके घर पहुंच जाता है, जहां मनोहर और ललिता अपनी बेटी को शादीशुदा जोड़े में देखकर बहुत खुश होती है। इसी के चलते तेजा अपने पति पर हुआ कर्जा अपने पिता को बताती है, जिसे उतारने के लिए उसके पिता उसकी बात मानते हैं और तरुण को उसका कर्जा उतारने के लिए पैसे दे देते हैं। दामाद जी, हमारी बेटिया को हमेशा खुश रखना। मनोहर पैसों के साथ अपनी बेटी और दामाद को एक घर खरीद कर देता है, जिसके बाद तेजा तरुण के साथ उस घर में कुछ दिन तो ठीक रहती है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद तरुण उसे अपना रंग दिखाना शुरू कर देता है। एक दिन वो शराब पीकर घर आता है। उसके साथ एक गोरी और सुंदर लड़की भी होती है। झुम बराबर झुम शराबी, झुम बराबर झुम, झुम बराबर झुम शराबी, झुम बराबर झुम। ओहो डार्लिंग, लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है आज। नो बेबी, आई लव यू। चलो मेरे कमरे में, चलो चलते हैं।
तभी तेजा घर की लाइट जला देती है और तरुण से कहती है, तरुण, ये सब क्या है? आपने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। ये लड़की कौन है? ये सुंदरी है, अति सुंदर। अगर तुम जैसी लड़की 7 जन्म भी ले लेना तो इस जैसी सुंदर गोरी नारी नहीं बन सकती है। पता नहीं क्या सोचकर मैंने तुझ जैसी काली कलुटी से शादी कर ली। ये सुनकर तेजा को बहुत दुख होता है और वो रोते हुए तरुण को उस लड़की के साथ कमरे में जाने से रोकती है, जिसके चलते तरुण तेजा को धक्का दे देता है और निशा के साथ कमरे में चला जाता है। उस दिन के बाद से तरुण यह हरकत रोजाना करने लगता है, हर रोज नई लड़कियों के साथ रंगरेलियां मनाना और शराब पीना, जिसकी वजह से तेजा घुट घुट कर जीने लगती है। और फिर वो एक दिन अपने आप से कहती है, और कब तक मैं ये सब बर्दाश्त करती रहूंगी? क्या इसीलिए मैंने इतनी पढ़ाई की थी कि मैं लोगों से धोखा खा खा कर घुट कर जीती रहूं? बस अब बहुत हुआ, अब मैं कुछ बनकर दिखाऊंगी। उस दिन के बाद तेजा जिम ज्वाइन कर लेती है और सुबह तरुण के उठने से पहले रनिंग करने जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो अपनी फौजी बनने की पढ़ाई शुरू कर देती है। कड़ी मेहनत और अपना पूरा समय लगाने के बाद तेजा एक दिन फौजी बन जाती है और अपने पति के सामने आती है। ये सब क्या है? कल तक तो तुम कुछ नहीं थी, आज तुम ये फौजी की वर्दी कहाँ से लेकर आ गई? तेजा अपने स्ट्रगल के बारे में तरुण को बताती है, जिसे सुनकर तरुण को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके चलते वो तेजा से नजर भी नहीं मिला पाता और वहां से चला जाता है। वहीं फौजी की नौकरी करने के बाद तेजा की जिंदगी में एक फौजी आ जाता है और वो उसको अपना सारा समय देने लगती है। एक दिन तरुण अपने और तेजा के कमरे में तेजा को एक फौजी आदमी के साथ देख लेता है और गुस्से से कहता है, कौन है ये आदमी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे पति के होते हुए उसे धोखा देने की? यही मैंने भी तुम्हें कहा था कि अपनी पत्नी के होते हुए तुम किसी और औरत के बारे में कैसे सोच सकते हो, लेकिन तुमने मुझे ठुकरा दिया। आज मैं काबिल बन गई हूँ, तो तुम्हें ये सब धोखा लग रहा है? तरुण हाथ जोड़कर तेजा से रोते हुए माफी मांगता है। मैंने जो किया उसके लिए मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। अब मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, सब कुछ भूल जाओ प्लीज और चलो एक नए सिरे से शुरू करते हैं। तरुण को अपनी गलती पर पछताते हुए देखकर तेजा भी अपने रिश्ते को एक मौका देने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद तेजा और तरुण दोनों मिलकर एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। वहीं तेजा फौजी बनकर देश की रक्षा भी करती है। फौजी सूरज की 3 बेटियां थीं, जिनका नाम रूपाली, दिव्या, तारा था। तीनों अपने पिता से बहुत ज्यादा प्यार करती थीं। साथ ही सूरज ने अकेले अपनी पत्नी के बगैर तीनों बेटियों को पाला पोसा। वहीं सूरज का छोटा भाई सुरेंद्र और पत्नी मीनाक्षी भी रहती थीं। ऐसे ही एक शाम सूरज अपने परिवार वालों के साथ पिकनिक मनाने आता है। अरे अरे जरा बिटिया, जरा मुझे बॉल दो। ये लो पापा। पापा हमें बॉल दीजिए ना, आप चीटिंग मत करिए। अरे आप सब कितना खेलेंगे, आ जाइए जूस पी लीजिए। चलो चलो बच्चों, सैंडविच कौन खाएगा? मीनाक्षी जरा इसमें अच्छे से मक्खन लगा दो, इस ब्रेड में मक्खन भी नहीं है। तुम्हें ज्यादा मक्खन लगाने की पड़ रही है? जो है ना इतने में ही रहने दो। इतना काम कर रही है वो, कम है क्या? मीनाक्षी भूलो मत, हम भी जो ऐश करते हैं ना उसमें सबसे ज्यादा भैया का हक है। भैया ये हमें पैसे देते हैं। तो क्या हुआ, उनकी सरकारी नौकरी भी तो है, जरा सा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा। वैसे भी जेठानी जी तो स्वर्ग सिधार गयी, उनकी तीनों बेटियों को मैं ही पाल पोस रही हूँ। तुम ठीक बोल रही हो, पर इतना भी कठोर मत बनो, कभी तो खुशी से रह लिया करो। तुम चुप रहो, मैं जैसा कर रही हूँ करने दो। अरे आओ बच्चों, सैंडविच खा लो, कितना खेलोगे? आ रहे हैं चाची जी। फिर सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। बच्चों के साथ खेल में वक्त का पता ही नहीं चलता, कब 4-5 दिन गुजर गए। ये लो भैया, अच्छा लगता है जब आप छुट्टी पर घर आते हैं। हाँ, मुझे भी अपनी तीनों बेटियों के साथ खेलकर और घर पर रहकर अच्छा लगता है। अब तो पूरे 10 दिन की छुट्टी लेकर आया हूं और एंजॉय करूंगा सबके साथ। 1 मिनट, कॉल आ रहा है। जी सर, राइट नाउ सर। ओके सर, जय हिंद सर। ये कहकर सूरज फौरन खड़ा हो जाता है तो घर के लोग चिंता में आ जाते हैं। पापा क्या हुआ, आप एकदम से परेशान क्यों हो गए? हाँ भाई साहब बताइए क्या हुआ? वो मुझे तुरंत यहाँ से निकलकर बॉर्डर पर तैनात होना होगा। 15 अगस्त आने वाला है, इसीलिए पड़ोसी देश ने बॉर्डर पर हमला कर दिया है, मुझे जाना होगा। पर भैया आपकी छुट्टियां, आप तो समय लेकर आए थे ना। मेरे भाई तुम्हारे साथ तो हमेशा रहूंगा, लेकिन इस वक्त भारत माता को मेरी जरूरत है, मेरे भाइयों की रक्षा करने के लिए। इस वक्त देश के लिए कुछ कर दिखाने का समय है और मुझे जाना ही होगा। पापा जल्दी आना, हमें आपकी बहुत याद आएगी। तुम चिंता मत करो बच्चों, और जब तक अपना ख्याल रखना।
फिर सभी घर लौटते हैं और सूरज अपने फौजी की वर्दी में तैयार होकर बॉर्डर पर जाने के लिए रवाना हो जाते हैं, जहां पहुंचकर वो बॉर्डर पर हो रही जंग में युद्ध करने लगता है। खूब सारी गोली और बमों की बरसात होती है। छोड़ेंगे नहीं हम तुमको, मारो सबको और कोई नहीं बचना चाहिए। इस 15 अगस्त को स्वतंत्रता नहीं बंदी बना देंगे इन हिंदुस्तान वालों को। ऐसा धमाका करेंगे कि पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, खुली आंखों से वो सपने मत देखो जो कभी पूरे नहीं हो सकते। तुम्हारी तो ऐसी चटनी बनाएंगे कि याद रखोगे। सर चुप जाइए, ये हमला करने वाले हैं स्मोक बम का। तुम चिंता मत करो, मैं हूँ, संभाल लूंगा। इनकी गैंग के एक आदमी को पकड़ कर लाना जरूरी है इस तरफ। सर ये बहुत रिस्की है, मत जाइए, वो उनकी चाल हो सकती है। नहीं अविनाश, मुझे इनका मकसद हर हालत में पता करना होगा। तभी बहुत सारी बमबारी चालू हो जाती है, जिसमें फौजी सूरज दुश्मन के कई आदमियों को फायरिंग में मार देता है, पर इस बीच वो खुद भी घायल हो जाता है। वो जाने की कोशिश करता है, पर आतंकी लोग उसे अपनी गिरफ्त में कैद कर लेते हैं, जहां सूरज के साथियों को ये लगता है कि वो शहीद हो गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? सूरज सर को मना किया था, फिर भी वो दुश्मनों के साथ मुठभेड़ कर बैठे और उनकी जान चली गई। हम उनकी बेटियों को ये बात कौन बताएगा? कैसे रहेंगी उनकी तीनों बेटियां? बताना तो पड़ेगा किसी तरह। कल सूरज के घर जाकर इत्तला कर दो। बॉर्डर पर मैं बाकी फौजियों को तैनात करवा दूंगा। फिर 2 फौजी सूरज का सामान और टोपी लेकर उसके घर पहुंचकर सारी बात बताते हैं। ये सुनकर उसकी तीनों बेटियों को बहुत धक्का लगता है। साथ ही मीनाक्षी और सुरेंद्र इस बात की खुशी मनाते हैं, क्योंकि अगले महीने से सरकार की तरफ से सूरज की पेंशन आनी जो चालू हो जाती है, जिसे दोनों मिलकर खर्च करते थे और तीनों बेटियों को कोई पैसे नहीं देते थे। ऐसे ही एक शाम रूपाली कहती है, पापा आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? हमें आपकी बहुत याद आती है। दीदी, मैं चाची से कुछ खाने के लिए मांगती हूँ तो वो मुझे बिल्कुल नहीं देती है और चीज खाने के पैसे भी नहीं देती। तारा को फ्रूटी पीनी थी, वो भी नहीं लाने दी। पापा हर संडे को हमें अच्छी अच्छी चीज खिलाते थे। दीदी, पापा याद आई है, पापा को नहीं आते अब। गंदे लोग मार दिए, पतंग भी नहीं उड़ाई पापा की छत। एक बार चाचा से पूछ लेते हैं, क्या पता वो हमें पतंग के लिए पैसे दे दे। ठीक है। तीनों बच्चियां अपने चाचा के पास जाकर पैसे मांगती हैं। चाचा जी, छोटी सी फ्रूटी पीनी है और 15 अगस्त है तो उसे बस एक पतंग दिलानी थी, आप पैसे दे दीजिए। अच्छा ये लो। तभी मीनाक्षी अपने पति से पैसे छीनकर कहती है, आहा, कोई जरूरत नहीं है इन्हें पैसे देने की, काम तो ठीक से करती नहीं है। अभी मैं इन्हें घर से बाहर निकाल दूंगी। चलो निकलो तुम तीनों बहनें यहाँ से। ये तुम क्या कर रही हो मीनाक्षी? छोटे बच्चे हैं वो। अजी आप तो चुप ही रहिए। चाची प्लीज ऐसा मत कीजिए, तारा बहुत छोटी है, हम कहाँ जाएंगे? सड़क पर भीख मांगो, कुछ भी करो, मुझे क्या। चलो निकलो यहाँ से। बेचारी तीनों छोटी भूखी बच्चियों को मीनाक्षी घर से बाहर निकाल देती है, जिसके बाद तीनों बच्चियां रोड पर इधर उधर भटकती रहती हैं। कुछ दिन तो मंदिर में सोती हैं, तो कुछ दिन सिग्नल के पास और गाड़ी साफ करके भीख मांगती हैं। अंकल अंकल, बहुत भूख लग रही है, मैंने आपकी गाड़ी भी साफ कर दी, मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए, मेरी छोटी बहन भूखी है। हाँ ये लो 10 रुपए। ऐसे ही तीनों बहनें सिग्नल पर भीख मांगकर गुजारा करती हैं। फिर रूपाली एक खाली प्लॉट में लकड़ी और तिरपाल वगैरह लगाकर एक टेंट जैसा घर बना लेती है, जिसके बाद तीनों वहीं पर रहती हैं। और रूपाली थोड़ी बड़ी थी तो वो इधर उधर से पैसे मांगकर दाल चावल ले आती है और मिट्टी का चूल्हा बनाकर दाल चावल पका लेती है, जिसके बाद तीनों बहन खाती हैं। वाह दीदी, आप तो बहुत अच्छा खाना बनाई। आहा। हाँ रूपाली दीदी, आप भी खा लो। मैं खा रही हूँ, तुम पेट भर कर खा लो, इतने दिनों से ठीक से हमने कुछ खाया भी नहीं। पतंग भी नहीं उड़ाई दीदी हमने। अगले साल जब 15 अगस्त आएगा तो तुम दोनों के लिए बहुत सारी पतंग लाऊंगी। ऐसे ही धीरे धीरे एक साल बीत जाता है। तीनों बहनें सिग्नल पर भीख मांगकर ही गुजारा कर रही थी। वही फौजी सूरज भी दुश्मनों की कैद से निकल जाता है। एक दिन सिग्नल पर लाल बत्ती हो जाती है तो दिव्या गाड़ी साफ करके भीख मांगती है। अंकल अंकल, पैसे दे दीजिए, देखिए मैंने आपकी कार अच्छे से साफ कर दी। लो बेटा। दिव्या बेटी तू? पापा आप? रूपाली दीदी, तारा जल्दी आओ, देखो तो पापा आ गए। पापा आप कहाँ चले गए थे पापा? आप, हमें आपकी बहुत याद आई, हमें लगा आप हमेशा के लिए हमसे दूर हो गए। क्यों बेटा,
क्योंकि आपके कुछ साथी बता रहे थे कि आप शहीद हो गए। ग्रीन लाइट होगी, तुम जल्दी से कार में बैठो तीनों। फिर वो अपनी तीनों बेटी को एक नए घर में लेकर आता है। फिर तीनों बेटियां उसके गले लग जाती हैं और बहुत रोती हैं। बस बस मेरी बच्चियों, अब तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आ गया हूँ ना। पर तुम ऐसे सड़क पर भीख मांग रही थी। तुम्हारे चाचा कहाँ हैं? पापा, चाची चाचा ने भगा दी हमको। गलछी बाल और दांता बहुत छाल हो दे अब। हाँ पापा, और उन्होंने हमें बहुत तंग किया। आपकी पेंशन से चाची ने 1 रुपए भी नहीं दिया। वो तो जैसे तैसे हमने सड़क पर गुजारा किया। उन दोनों ने मेरी तीनों बच्चों के साथ ऐसा किया। मैं छोड़ूंगा नहीं। नहीं पापा, आप उनके पास कभी मत जाना और उन्हें कुछ मत बोलो। क्या आप फिर से वापस फौज में चले जाएंगे? नहीं, अब मैं अपनी बेटियों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे सिवा तुम तीनों का कोई नहीं है जो ख्याल रख सके। 15 अगस्त आने वाला है। मैंने वादा किया था तुम्हारे साथ पतंग उड़ाऊंगा। पिछली बार तो था नहीं, लेकिन इस बार जरूर उड़ाऊंगा अपनी बेटियों के साथ। ये हम पतंग उड़ाएंगे। फिर फौजी सूरज अपनी तीनों बेटियों के साथ 15 अगस्त के दिन ढेर सारी पतंग उड़ाता है और उनकी मनचाही चीज उन्हें दिलाता है। इस तरह तीनों बेटियां अपने पिता को वापस पाकर खुशी खुशी रहने लगती हैं।